अहमद साहब, पहले तो मुझे आप बताइए कि ये जो मुकदमा चल रहा है इसको आप किस हवाले से देख रहे हैं। भारत का जो आलमी अदालत है इंसाफ की, उसके अंदर असर व रसूख है, लेकिन खावर कुरैशी जो है उन्होंने कल जब दलाइल दिए तो भारतीय जो वकील थे बड़े परेशान नज़र आ रहे थे। तो क्या भारतीयों का असर व रसूख काम नहीं आ रहा? देखिए, कल मेरा ख्याल है सबने देखा कि पाकिस्तानी वकला की टीम जो थी वो बहुत बेहतर तैयार थी और उसमें कुरैशी साहब के दलाइल जो थे बड़े सिस्टमेटिकली उन्होंने उनको बिल्डअप किया, स्लाइड्स का भी इस्तेमाल किया ताकि कानून की जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स रेफरेंसेस हैं उनको वो सबको दिखा सकें जो लोग वहाँ बैठे हैं। और अमूमन जजेस के सामने स्क्रीन्स होती हैं जिस पर वो बैठकर उस स्लाइड्स की मुंदरजात को, उसके कंटेंट्स को देख रहे होते हैं। चूँकि ये लीगल रेफरेंसेस होते हैं इसलिए अगर ये सामने हों तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप सुनने के साथ साथ उनको देखते भी हैं। तो मेरा ख्याल उन्होंने एक अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्लाइड्स पर वो रेफरेंसेस दिखाए, ख़ास तौर पर जो वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 है उसकी इंटरप्रिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में उसका बैकग्राउंड, उस जब वो नेगोशिएट हुआ तो किन हालात में हुआ और उसके ऊपर जो बैनुल अक़वामी कानूनदान एक्सपर्ट्स हैं उनकी कॉमेंट्रीज़, उनके व्यूज़, उससे उन्होंने ये वजाहत की कि आर्टिकल 36 जो है वो लिमिटेड है उन नॉर्मल क्राइम्स के लिए जो रूटीन के क्राइम्स हैं, लेकिन जब एस्पिनॉज और स्पाइंग के सीरियस क्राइम्स जो नेशनल सिक्योरिटी के क्राइम्स हैं उनकी बात आती है तो फिर होस्ट स्टेट की ये चॉइस है कि वो काउंसलर एक्सेस डिक्लाइन कर दे। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी तफसीली चीज़ें पेश की। और उससे पहले अनवर मंसूर साहब जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने पाकिस्तान का एक अमूमी मुकदमा कोर्ट के सामने रखा, एक पूरा कॉन्टेक्स्ट रखा कि कैसे इंडिया की इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच है इस रीजन में। और उन्होंने 1971 में इंडिया की इंटरवेंशन का हवाला भी दिया, बल्कि अपनी ज़ात का हवाला भी दिया कि वो भी प्रिजनर ऑफ वॉर थे बतौर एक अफसर 20 साल की उम्र में। तो इसलिए उन्होंने साथ साथ फिर बड़ी वजाहत से और बड़े कॉन्क्रीट तरीके से ये बताया कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के तकरीबन तमाम अहम वाक़यात के पीछे इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ये बताती है कि इंडिया के स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स का हाथ था। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इसलिए क्योंकि वैसे तो सियासत के हवाले से लोग इस पर बात करते हैं, ये बतौर जर्नलिस्ट लोग बात करते हैं, लेकिन बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आपसे ये तवक्को की जाती है कि आप जो बात करेंगे उस के मतन के पीछे मवाद मौजूद होगा रियासत के पास। सो उनकी जानिब से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ये मुखातिब करके तफसीलात बयान करना कि इंडिया की इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच है और इस अप्रोच में यादव जो है उसका एक पुर्जा है। यादव जो है वो रियासत अच्छा, एक और इसमें एक अहम बात है जो कि मैं बैरिस्टर एहतशाम साहब से पूछना चाहूँगा। एहतशाम साहब, मुझे ये बताइए कि पहला राउंड जो है वो मुकम्मल हो गया कल, दलाइल दोनों जो वकील थे उन्होंने दे दिए। अब आज जब दोबारा से इंडियन वकील दलाइल देने के लिए आएंगे तो क्या स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या उनके पास ऐसे कोई दलाइल बचे हैं जो अब दिए जाएँ और इसका रिजल्ट आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ तो ये कि ये तो हमें जैसे जैसे अनफोल्ड होगी सिचुएशन वहाँ से हमें पता लगेगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान का जो मुकदमा है वो अपेरेंटली तो रिफ्यूट होता हुआ नज़र आता है। वो कहते हैं कि कुलभूषण यादव, मेरे कान में एको बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर काइंडली इसको आप मैनेज कर लें तो मेरी अपनी आवाज़ की। तो बुनियादी तौर पे उनका जो मुकदमा है वो तो ये है कि कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने किडनैप किया और उसके बाद इसको टेररिस्ट के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है और हिंदुस्तान का जो इमेज है उसको टार्निश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से कल पाकिस्तान ने अपना मुकदमा लड़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और जिस तरह से पाकिस्तान के वकील ने और अटॉर्नी जनरल ने, जैसा कि थोड़ी देर पहले अमर बिलाल सूफ़ी साहब फरमा रहे थे, अपनी तमाम तर दलाइल दिए हैं वहाँ पर, उससे साबित होता है कि अगर ये बंदा वाकई में दहशत गर्द नहीं था या जासूस नहीं था या दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में पाकिस्तान में मुलव्वस नहीं था, तो इस 17 बार पाकिस्तान क्या करने आया था? एक फ़ेक पासपोर्ट पे, एक डिफरेंट नाम के साथ एक फ़ेक पासपोर्ट पे 17 बार ये पाकिस्तान आया है और उसने ट्रैवल किया है। तो वो क्या करने के लिए आया था? तो ये सारी वो चीज़ें जिसका जवाब हिंदुस्तान को देना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हम हिंदुस्तान से किसी किस्म का कोई प्रूफ मांग रहे हैं कि ये, अगर आप कहते हैं कि ये कोई पेंशन स्लिप दिखा दीजिए आप इनकी, अगर ही इज़ अ रिटायर्ड नेवल ऑफिसर जो कि वो क्लेम करते हैं,
तो आप वो पेंशन स्लिप्स दिखा दीजिए, कोई और सबूत दिखा दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान अभी तक किसी किस्म का भी ऐसा सबूत देने में बिल्कुल नाकाम रहा है, जिससे ये साबित होता है कि हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ वो आर्टिकल 36 जो वियना कन्वेंशन का काउंसलर एक्सेस का है उसका ही बार बार ढोल पीट रहा है। और वो कि जैसा थोड़ी देर पहले सूफ़ी साहब ने भी कहा और पाकिस्तान का भी उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट यही है कि वो आर्टिकल 36 जो काउंसलर एक्सेस की बात करता है वो आप एक सफारतकार को तो एक्सटेंड कर सकते हैं, एक डिप्लोमेट को तो एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक दहशतगर्द को, एक स्पाई को जो एस्पियोनाज की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, जो एक मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। और अगर आप करेंगे तो फिर सफारतकारी में और दहशतगर्दी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ठीक है जी। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये बताइए कि भारत जो है वो बार बार 2008 के उस मायदे की बात करता है जिसके अंदर हमेशा काउंसलर एक्सेस की बात की जाती है, तो क्या इससे पहले कभी कोई इस तरह के वाकयात में काउंसलर एक्सेस मिला है? जासूस के केस में या दहशतगर्द के केस में कभी ऐसा हुआ है दुनिया में कहीं पर? बहुत कम ऐसा हुआ है जी। ये तीन चीज़ें, इंटरनेशनल लॉ की जो बुनियाद है वो या ट्रीटीज़ होती हैं या स्टेट प्रैक्टिस होती है। जो ट्रीटी है जो 1963 की है, 63 में हुई, उसके बाद से जो स्टेट प्रैक्टिस ममालिक के दरमियान आपस में होती रही है उसमें जासूसों को और इस नौइयत के लोगों को काउंसलर एक्सेस दी जाने को एज एन ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये एंटायरली ऑप्शन होता है होस्ट स्टेट का और अमूमन उनको डिक्लाइन किया जाता है। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि एक चीज़ इन्वेस्टिगेट हो रही है, स्पाई है, उसने स्पाई नेटवर्क आप जान रहे हैं, उसके नेटवर्क की तफसीलात पर आप मुसलसल तफ्तीश कर रहे हैं, उस वक्त अगर आप एक्सेस देंगे तो एक्सेस जो लेगा बतौर काउंसलर वो उसे कोई कोडेड मैसेज दे सकता है, कोई उसे इंस्ट्रक्शन दे सकता है, कोई उसे हिदायत दे सकता है कि तुम कोऑपरेट ना करो, उससे कोई धमकी दे सकता है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन पर असर हो सकता है। और चूँकि पाकिस्तान वाले वाक़े में भी ये सिचुएशन है कि एक तरफ तो कन्विक्शन हुई है, वो एक वकूए की कन्विक्शन है एस्पियोनेज के चार्ज की, दूसरी जो है FIR नंबर 6 जो सेपरेट दर्ज हुई है जिसमें उसने जिन वाक़यात का जिक्र किया है उनकी तफ्तीश अभी जारी है। उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के मुख्तलिफ मरहले अभी तय हो रहे हैं। उस बारे में पाकिस्तान ने इंडिया को भी ख़त लिखा है जिसका जिक्र इंडिया के वकील ने अपनी आर्गूमेंट्स में भी किया। ये सब चीज़ें भी ऑन गोइंग हैं। इन हालात में एक्सेस देने का मतलब है कि आप पॉसिबली उस इन्वेस्टिगेशन को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि जो स्पाई और एस्पियोनेज को वालों को जो एक्सेस देना है वो एक सेपरेट लीगल कैटेगरी है, जबकि जो रूटीन के क्रिमिनल्स हैं, जो चोरी में फंसा हुआ है, कोई फॉरेनर है पाकिस्तान में है, कोई उससे डकैती हो गई है, कोई कार एक्सीडेंट हो गया है, उसको जो आप एक्सेस देते हैं वो एंटायरली एक और चीज़ है। और जिस आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है कि जी आप कॉरेस्पॉन्डेंस भी उसके साथ करेंगे, कम्युनिकेशन भी करेंगे, तो एक ऐसे शख्स को जो ऑलरेडी स्पाई है, एस्पियोनेज में इन्वॉल्व है, टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वेजिंग और द वॉर अगेंस्ट द स्टेट इन्वॉल्व है, उसको एक्सेस देने का मतलब है कि उसकी रियासत को मजीद आप कोई एडवांटेज दे रहे हैं ताकि वो उसको मजीद मिसयूज कर सके कोई मैसेज देकर। अच्छा एहतशाम साहब, सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि अगर खुदा न खास्ता फैसला जो है वो ICJ में पाकिस्तान के खिलाफ आ जाता है, अभी सूरत तो आपने कहा कि नज़र ऐसी नहीं आ रही, हमारा केस बहुत मजबूत है, लेकिन अगर बाय एनी चांस ऐसा होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आता है तो फिर क्या बाइंडिंग है पाकिस्तान पर कि हम उस फैसले को माने या हम उस फैसले को इग्नोर करके और अपने तरीके से इस मामले को डील कर सकते हैं? देखिए, उसमें जो भी अगर फैसला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आता है उसमें जो भी लीगल रेमेडीज़ फिर पाकिस्तान के पास अवेलेबल होती हैं, पाकिस्तान की जो लीगल टीम है उनको वो अवेल करनी चाहिए, रियासत पाकिस्तान को वो अवेल करनी चाहिए। लेकिन बुनियादी तौर पर एक वकील की हैसियत से और एक ऐसे वकील की हैसियत से जो ये समझता है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी होनी चाहिए, उनकी पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अब हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर हम आइसोलेशन में ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज के तौर पर जो है ट्रांसफ़र हो चुकी हुई है। तो अगर हम ग्लोबल पीस चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि जी हम ये टेररिज्म और इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन पे तनकीद करें, तो हमें फिर कहीं ना कहीं पे तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि अगर एक फ़ैसला आ रहा है, दो मुल्क उसमें पार्टी बने हुए हैं, तो उन दोनों मुल्कों को उस फैसले को तस्लीम करना चाहिए। हाँ, उसके खिलाफ जो भी कानून के मुताबिक अपील बनती है आप वो अपील ज़रूर फाइल कीजिए। अच्छा अहमद साहब, आप भी मुझे बिल्कुल मुख्तसरन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी, मैं ये समझता हूँ
कि एट द सेम टाइम फिर इंटरनेशनल लॉ की जो एप्लीकेशन है वो इक्वली होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक कमज़ोर मुल्क है तो उसको आप कहें कि आप ICJ का फैसला माने, और एक ताकतवर मुल्क है, हिंदुस्तान है या अमेरिका है या कोई और मुल्क है, आप उसके खिलाफ इंटरनेशनल लॉ की जो पाबंदी है वो ना करा सकें। अगर यादव के हवाले से हिंदुस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक कर सकता है, तो क्यों नहीं कश्मीर में वो लोग बेचारे मासूम कश्मीरी जो रेप्स हो रहे हैं, जो पैलेट गन्स का शिकार हैं, जिनको वहां पे शहीद किया गया है, आज तक उनके हवाले से क्यों नहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक हो सकी? इसमें रियासत पाकिस्तान को भी अपना किरदार अदा बहुत अहम पॉइंट है ये आपका, और इंटरनेशनल बॉडीज कि हर एक को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अहमद साहब, मैं आपका भी इस पे बिल्कुल मुख्तसर जो है वो रिप्लाई लेना चाहूंगा कि क्या हमें ICJ का फैसला मानना ज़रूरी होगा, या हम उस फैसले को एक साइड पे रखकर और जो फैसला हमारे अदालतों में यहाँ पर हुआ था एग्जीक्यूशन का, उस पर अमल कर सकते हैं? देखिए, इन प्रिंसिपल तो बतौर किसी भी जिम्मेदार रियासत के आपको एक इंटरनेशनल जुडिशल बॉडी का फैसला मानना चाहिए, लेकिन अब डिपेंड करता है फैसले की नौयत पे। मतलब लीगली मैं पूछ रहा हूँ, मानना चाहिए तो एक अलग बात है, लीगली क्या बाइंडिंग है कि नहीं जी, जब आप ICJ में आ गए तब तो मानना ही पड़ेगा? मुझे आप बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये जो ICJ है ये कोर्ट ऑफ अपील के तौर पर एक्ट नहीं कर रहा। ये सिर्फ छोटा सा एक एस्पेक्ट है, जो एस्पेक्ट है इस हद तक कि काउंसलर एक्सेस होनी चाहिए या नहीं। यानी कोर्ट ऑफ अपील के तौर पर तो ये कह ही नहीं सकता कि ये जजमेंट सही दी गई है या गलत दी गई है। इसी तरह ना ये इसको रोक सकता है, ना इसको सेट असाइड कर सकता है, ना इसे कलादम करार दे सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये उस तरफ नहीं जाएगा, और इसका अंदिया उन्होंने अपने इंटरिम ऑर्डर में भी दिया। उन्होंने कहा हम कोर्ट ऑफ अपील के तौर पर ऑपरेट नहीं करते। तो पाकिस्तान की रियासत के जो जुडिशल सिस्टम है, चाहे वो मिलिट्री सिस्टम है, चाहे वो नॉर्मल सिस्टम है, उसके नीचे जो सज़ा है उसको अगर पाकिस्तान ने आगे चलाना है तो पाकिस्तान लेके जा सकता है। दूसरे केसों को इन्वेस्टिगेट करना है वो भी कर सकता है, और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है ICJ आपको नहीं रोक सकता।